हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10th क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इसका पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले मैंने चैप्टर 3 की 9 पार्ट करा दिए हैं। 9वें पार्ट में भी एनसीईआरटी प्रश्न थे, वे आपने जरूर देख लिए होंगे। आज पार्ट नंबर 10 है, एनसीईआरटी प्रश्न चलेंगे आज भी। और आज ये जो है ना, तीसरे चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब फिर इससे अगला आपका चौथा लेसन चलेगा। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, जिंक कोमा मैग्नीशियम एवं कॉपर। देखो हमें 3 धातुएं दे रखी है, एक तो जिंक दे रखी है, एक मैग्नीशियम दे रखी है, कॉपर दे रखी है। कितनी धातु दे रखी है? 3 के धात्विक ऑक्साइड। अब इनके धात्विक ऑक्साइड है, मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो। अगर हमें जिंक ऑक्साइड पूछ रहा है तो जिंक के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो। क्या होता है इसका सूत्र? ZnO। मैग्नीशियम ऑक्साइड जोड़ दो, MgO2 MgO। कॉपर ऑक्साइड CuO। तो ये सारे इसके ऑक्साइड है। अब हमें करना क्या है, इसमें दे रखे हैं निम्न धातुओं के साथ गर्म किए जाते हैं। इनके साथ इन्हें गर्म किए जा रहे हैं। तो पूछ रहा है वो किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। ये जो स्थिति है ना, 1 2 एक इधर है 3, तो इन स्थितियों में हमें बतानी है किसमें को विस्थापन अभिक्रिया होगी, किसमें नहीं। मैंने आपको समझाया था विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो देखो जब जिंक की अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड के साथ करेंगे, देखो जिंक और ये वाला जिंक और ये वाला जिंक, इनमें तो दोनों क्रियाशीलता सेम है, तो अभिक्रिया नहीं होगी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। आप देखेंगे मैग्नीशियम, देखो ये है जिंक ऑक्साइड और ये है मैग्नीशियम। हमें पता करना है कि क्या मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो हमें सक्रियता श्रेणी याद है, काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा। देखो Zn है नीचे और मैग्नीशियम है ऊपर। देखो मैग्नीशियम जिंक को जिंक ऑक्साइड से निकाल देगा, तो क्या होगा यहाँ पे? विस्थापन अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब हम देखेंगे कॉपर। देखो हमें जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड यहां जाएगा तो इससे नीचे ही तो कॉपर आएगा, कॉपर ऊपर तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कोई अभिक्रिया नहीं। यहाँ पे भी जो है ना, जिंक ऑक्साइड को कॉपर नहीं हटाएगा, कोई अभिक्रिया नहीं। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम है ऊपर और जिंक है नीचे, तो मैग्नीशियम को नहीं हटाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कोई अभिक्रिया नहीं, ऊपर से ही लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे ये मैग्नीशियम है और ये भी मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी कोई अभिक्रिया नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पे भी? कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। अब हम देखेंगे ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये है कॉपर। मैग्नीशियम ऊपर आएगा, कॉपर नीचे आएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? कोई अभिक्रिया नहीं। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगी नहीं। अब आगे देखते हैं हम कॉपर ऑक्साइड की जिंक के साथ। अब देखो कॉपर तो आएगा नीचे और जिंक है ऊपर, तो ये जो जिंक है कॉपर को इससे हटा देगा, तो क्या होगा? यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब हम देखेंगे यहाँ मैग्नीशियम है और यहाँ कॉपर है। मैग्नीशियम भी ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर क्या है? कम क्रियाशील। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम? विस्थापन अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब ये कॉपर है और ये कॉपर है, दोनों क्रियाशीलता सेम है, तो हम क्या कहेंगे? कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विकल्प में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव है, कौन सी नहीं, और ये दे देगा किसकी अभिक्रिया जब इससे कराई जाती है। तो आपको ये सक्रियता श्रेणी बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कहा है? कौन सी धातु आसानी से संसारित नहीं होती है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कौन सी ऐसी धातु है जिसपे आसानी से संसारित नहीं होती है। जैसे लोहा है, लोहा तो आसानी से संसारित हो जाता है, लोहे पे क्या लग जाता है? जंग। तो ऐसी कौन सी धातु जो संसारित नहीं होती? तो आंसर में लिखेंगे हम सोना। आपने देखा होगा जो सोने के आभूषण होते हैं वो बहुत दिनों तक चलते हैं, उनपे बिल्कुल भी जंग नहीं लगता। सोना इसी वजह से तो महंगा है क्योंकि वो संसारित नहीं होता। और जो हम लोहे के आभूषण जैसे ले लेते हैं उनपे पेंट उतर जाता है, उसके बाद उसपे क्या लगना शुरू हो जाता है? जंग। तो इस वजह से जो सोना है तथा चांदी, इसीलिए ये महंगा है क्योंकि संसारित नहीं होती। सोना तथा चांदी आसानी से संसारित नहीं होती, संसारित
नहीं होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। अब हमें बताना है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं या क्षार से अभिक्रिया करके, दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। तो हमने पढ़ा था ऑक्साइड, तो हमने पढ़े हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, जो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे हम, वे धात्विक ऑक्साइड, वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके, दोनों से अभिक्रिया करके, अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे और क्षार से भी अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जल बनाते हैं। अब उदाहरण क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड का, उदाहरण है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब धातु है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो Al2O3। ये जो होता है ये क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, क्योंकि अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से भी। देखो अब इसकी अभिक्रिया करेंगे हम, जैसे Al2O3 है, अम्ल क्या होता है HCl। जब हम इसकी HCl से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, Al के साथ क्या जाएगा Cl3, तो कितना होता है AlCl3 और प्लस क्या बचेगा, देखो Al यहाँ पे कितने हैं 2, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। अब देखेंगे हम Cl कितने हैं यहाँ पे 3, तो हमें यहाँ कितने लेने पड़ेंगे 3, और ऑक्सीजन भी कितने हैं यहाँ पे 3, जल निकालना है हमें, जल, जल क्या होता है H2O। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, 3 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने होंगे हमारे 3 दूनी 6, तो हमें यहाँ कितने लेने पड़ेंगे 6 हाइड्रोजन उधर हो गए, 3 दूनी 6 और 6, क्लोरीन भी कितने हो गए 6, तो यहाँ पे भी 2 तिया 6, अब बैलेंस होगी। अब हमें इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है, क्षार के साथ। देखो Al2O3 की अभिक्रिया क्षार के साथ, क्षार का सूत्र क्या होता है NaOH, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा लवण तथा जल। अब लवण क्या बनता है यहाँ पे AlNaO2, AlNaO2 बनेगा यहाँ पे AlNaO2, ये आपको याद रखना है कि ये लवण बनेगा AlNaO2। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो क्या बाहर निकालना है हमें जल H2O। अब इसे हम बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितने हैं 3 और 1 4, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 Al है तो हम यहाँ 2 मोल ले लेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गए, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 सोडियम हो गए, तो 2 सोडियम हम यहाँ पे ले लेंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2 दूनी 4, और इधर कितने हैं 2 और 3 5, 5 में से 1 तो ये रहा, और 2 दूनी 4 1 5, बैलेंस हो गई अब ये। अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तनु अम्ल क्या होता है, मतलब HCl, अम्ल क्या है हमारा HCl। ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन की 2 धातु ऐसी बता दो जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, और 2 धातु ऐसी बता दो जो हाइड्रोजन को विस्थापित ना करे, मतलब जो अभिक्रिया करे नहीं, विस्थापन अभिक्रिया का लिखना है इसमें भी। तो हम क्या लिखेंगे, हमें एक वो श्रेणी याद है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, काशीनाथ का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है। देखो ये हाइड्रोजन है, तो 2 विस्थापित कौन करेगी, जो हाइड्रोजन से ऊपर, ये सारी धातु ऐसी है जो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगी, और जो इसके नीचे आएगा कौन है, आगे आओ, कौन है आगे आओ, ये सब क्या है जो विस्थापित नहीं करेगी। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे 2 धातुओं को नाम बताने जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती है। तो हम आंसर में लिखेंगे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु, विस्थापित करने वाली धातु कौन सी है, जो ऊपर थी, जो क्रियाशील है ज्यादा है, कौन सी लिख देंगे हम, सोडियम Na
तथा कौन सी लिख देंगे, पोटेशियम। पोटेशियम का क्या नाम होता है, के। ये दोनों क्या कर देगी, विस्थापित। अब हमें क्या लिखनी है, तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित न करने वाली धातु, ये तो विस्थापित कर देगी। तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करेगी, विस्थापित नहीं करेगी। कौन नहीं करने की, जो नीचे था। सोना चांदी भी लिख सकते हैं हम, कॉपर। एक तो कौन सी है, कॉपर, Cu। और एक क्या लिख देंगे, कौन है, Hg, पारा। या चांदी सोना लिख सकते हैं हम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ने वाले, आगे क्वेश्चन नंबर 5, कारण बताइए। 5 का ये ए है और ये बी है, मतलब 5 का 5% ही है ये। कारण बताना है हमें किसका, प्लेटिनम कोमा सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में के लिए किया जाता है, क्यों। हमें बताना है प्लेटिनम भी धातु है, सोना है, चांदी है, इनका उपयोग हम आभूषण बनाने में क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है इनका हम आभूषण बनाते हैं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे जी प्लेटिनम क्या है। प्लेटिनम क्या है, ये जैसे सोना चांदी होते हैं उसी तरह की धातु है ये भी इनका भी उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। जो प्लेटिनम होता है वो व्हाइट कलर का ही होता है, मतलब व्हाइट मतलब जैसे चांदी होता है, ठीक है। सोना होता है पीला, तो ये सोने से भी महंगा होता है लेकिन प्लेटिनम, ठीक है। तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं, आभूषण बनाने में। हमें कारण बताना है कि हम इनके आभूषण क्यों बनाए जा सकते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि लोहे के आभूषण क्यों नहीं बनते। लोहे के भी आभूषण बनते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं जिन्हें। उनमें क्या होता है, कुछ समय के बाद उनका पेंट उतर जाता है और फिर क्या लगना शुरू हो जाता है उनपे जंग। जैसे ही देखो कोई गले में वो पहनेगा, गले का हार कोई भी, वो है लोहे का बना हुआ, उसके ऊपर है पेंट, जैसे ही पेंट उतरेगा उस पर लग जाएगा जंग, जैसे ही पसीना आएगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं हम, उनका उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता, ना ही मतलब आभूषण बनाए जाते हैं, इतने महंगे नहीं आते जितने महंगे होते हैं, इनका ही उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि एक कारण तो ये है, ये बहुत कम अभिक्रियाशील है, ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते, ये पसीने से अभिक्रिया करके जंग नहीं लगाएगी उस पर। और दूसरा कारण क्या है, मैंने आपको बताया था, आघातवर्ध्यता और तन्यता। सबसे अधिक गुण पाया जाता है किसमें, सोने में और चांदी में। किसका, आघातवर्ध्यता का। किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं हम सोने का, किसी भी तरह का, तो इस वजह से हम इसका उपयोग किसमें करते हैं, आभूषण बनाने में। अब आंसर लिखते हैं हम, चूंकि प्लेटिनम कोमा सोना तथा चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है, बहुत कम अभिक्रियाशील है, बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। और क्या होता है इनमें, कौन सा गुण पाया जाता है सबसे अधिक, ये संसारित भी नहीं होती, इन पे कभी भी जंग नहीं लगेगा, कभी भी खराब नहीं होगा। सोना चांदी के आभूषण कभी भी खराब नहीं होते, तो हम क्या कहेंगे, ये संसारित नहीं होती है, संसारित नहीं होते हैं। इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, आघातवर्ध्यता और तन्यता का। आपने देखा होगा महिलाओं को बस क्या चाहिए, महिलाओं को चाहिए डिजाइन। तो देखो लोहे के हम बारीक से बारीक डिजाइन नहीं बनाए जा सकते, आजकल डिजाइन बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो डिजाइन हम सोने के किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं। इस वजह से इसका उपयोग, एक कारण ये भी है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का आप डिजाइन बना सकते हैं। ये इनमें आघातवर्ध्यता तथा तन्यता, और किसका गुण पाया जाता है, तथा तन्यता का गुण भी पाया जाता है, का गुण भी पाया जाता है। इस कारण क्या होता है, इनके आभूषण बनाए जाते हैं, ठीक है। इस कारण इन धातुओं के आभूषण बनाए जाते हैं।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या है इसका कारण? सोना, प्लेटिनम तथा चांदी क्या होते हैं? बहुत कम अभिक्रियाशील। एक कारण तो यह है बहुत कम अभिक्रियाशील है। दूसरा कारण है ये संसारित नहीं होते। तीसरा कारण है इनका किसी भी प्रकार का डिजाइन बनाया जा सकता है। तो इनमें कौन सा गुण होता है? आघातवर्ध्यता और तन्यता का। अब हम क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे, बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें कहा है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? आपने पढ़ा था जो सोडियम है वो किसमें हम संग्रहित करके रखते हैं? केरोसिन में। क्यों रखते हैं हम इन्हें संग्रहित करके? क्यों रखते हैं? देखो सोना, प्लेटिनम, चांदी ये तो हम ऐसे ही रखते हैं, मतलब सब पहनते हैं आभूषण, खुले में ही होते हैं, इन्हें कोई तेल के अंदर संग्रहित तो नहीं करता कोई भी। तो इन्हें तेल के अंदर हम संग्रहित का मतलब इन्हें संभाल के तेल में डुबो के रखा जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। देखो ये तो बहुत कम अभिक्रियाशील है, इसलिए खुले में रखे, मतलब खुले में होते हैं, आभूषण बनते हैं, सब पहनते हैं। और इनके आभूषण क्यों नहीं बनते, इन्हें खुले में क्यों नहीं रखते? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है? अभिक्रियाशील। ये जैसे ही खुले वातावरण में रखे जाएंगे ना तो तत्काल ही आग पकड़ लेंगे। तो इसलिए इन्हें बचाने के लिए हम इन्हें किसमें रखते हैं? तेल में संग्रहित करके। इसका आंसर लिखेंगे चूंकि ये धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण वायु में रखे जाने पर, वायु के संपर्क में आने पर लिख लो, चाहे वायु के संपर्क आने पर तत्काल ही, मतलब एकदम आग पकड़ लेती है। इसे बहुत सुरक्षित करके इनके प्रैक्टिकल किए जाते हैं। तत्काल ही आग पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इन्हें तेल में क्या किया जाता है? संग्रहित तेल में संग्रहित किया जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।